E2 का पूरा मतलब क्या है बताओ। तो अगर हमने ये HBr निकाला कौन सा, राइट वाला, तो इससे बताओ हमारे पास क्या एल्कीन बनेगी। इन दोनों में से मोर ब्रांच्ड एल्कीन कौन सा है। ऐसे ही अगर मैं ये बताऊं तो बताओ इसमें कितनी ब्रांचिंग है। तो सेरजेफ ने ये एक्सप्लेन किया था कि मोर ब्रांच एल्कीन मोर स्टेबल। उसने कहा कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ज़्यादा। अल्फा से क्या निकालना है हमको, वो यहाँ से लेगा H+। तो बताओ किसके किसके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो 2 बॉन्ड तो बनेंगे और 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो अगर मैं इसकी टाइम्स स्टेट बनाऊंगा तो कैसे बनेगी इसकी टाइम्स स्टेट। अब आप ये बताओ कि ये जो टाइम्स स्टेट है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सो है। एक पिनाकोल का एक एग्जांपल और लिखो लास्ट में। ये पिनाकोल के अंदर 2 एग्जांपल लिखो। एक मिनट है तुम्हारे पास लिखने के लिए। इसको लिखो फटाफट, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। 1 मिनट में लिखो और 30-40 सेकंड सोचो कि ये प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं, ऊपर वाले दोनों। सिंगाने जी आए नहीं क्या आज? फ्राइडे वीकेंड में चले गए होंगे आज। ऊपर वाले में नीचे सेकंड वाले का मैकेनिज्म तो आप लिख सकते हो। ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, 3 डिग्री, और ये कितना है, 1 डिग्री। तो ये एसिड है ना हमारा, H2SO4 तो हमारा एसिड है, तो अल्कोहल बेस का रोल प्ले करेगा। तो H2SO4 से वाटर कहाँ से निकालेंगे अपन, 3 डिग्री से, है ना। 3 डिग्री कैटायन बनाएंगे और फिर हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यानी जो सेकेंड वाला प्रोडक्ट बना है इसका तो सिंपल है, पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट, है ना। सेकेंड वाले में अपने कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ फर्स्ट वाला कैसे बन रहा है। पहले ये सोचो ये बन कैसे रहा है।
हाँ, ये वाला कैसे बनेगा कि अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है ना, इसका टॉसल क्लोराइड से अटैक करें, इसका अटैक करें टीएस पे, तो यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो बताओ इससे हमारे पास क्या बनेगा, बताओ OTS, ये बनेगा ना OTS। OTS इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है बताओ? हाँ, ये कैसे होगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड O बनेगा और ये मिथाइल शिफ्ट होगा और OTS निकल जाएगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक होगा, तो CO बॉन्ड बना, मिथाइल शिफ्ट, ये कीटोन बन गया। अब आपको ये बताना है कि नीचे वाले में तो H2SO4 में ये वाला अल्कोहल रिएक्ट किया और ऊपर वाले में ये 1 डिग्री रिएक्ट किया। हाँ, ये नीचे वाले में अल्कोहल बेस है कि अल्कोहल एसिड है? नीचे वाले में बेस है ना, तो बेस में वो OH माइनस देगा और 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो जब भी अल्कोहल में एसिड डालोगे 3 डिग्री की रेट ज़्यादा है 1 डिग्री, जैसे लुकास रिएजेंट वगैरह में होती थी, है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में होती थी। यानी हम अगर हम एसिड डालेंगे तो पहला अटैक 3 डिग्री पे होगा। इसमें अल्कोहल का रोल प्ले कर रहा है, अल्कोहल एक्ट एज ए बेस। लेकिन ये जो अटैक हो रहा है ये बेस नहीं है, इसमें अल्कोहल का रोल क्या है, अल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो अब बताओ कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड या मोर स्टेरिकली हिंडर्ड? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। आप देखना न्यूक्लियोसिटी मैंने अलग से अच्छे से लिखवाया था आपको कि अल्कोहल की न्यूक्लियोसिटी याद रखो 1 डिग्री, जितना कार्बन की डिग्री बढ़ती जाएगी ना, न्यूक्लियोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें ये न्यूक्लियोफाइल है तो हम 1 डिग्री का अटैक करेंगे पहले। तो सेमी पिनाकोल और पिनाकोल में डिफरेंस क्या है? पिनाकोल पिनाकोलन में तो अल्कोहल क्या रोल प्ले करता है, बेस का, और सेमी पिनाकोल में अल्कोहल क्या रोल प्ले करता है, न्यूक्लियोफाइल। समझे आप? तो ये वाला लिखो मैकेनिज्म सेमी पिनाकोल, बस नाम है बेसिकली थोड़ा सा चेंज हो गया, बनेगा C डबल बॉन्ड OH। PPR का पूरा मतलब क्या है? पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। In semi-pinacol reaction, alcohol act as a nucleophile. In semi-pinacol reaction, alcohol act as a nucleophile. Alcohol act as a nucleophile. वहाँ ब्रैकेट में लिख लो 1 डिग्री greater than 2 डिग्री greater than 3 डिग्री, order of nucleophilic nature of alcohol. Order of nucleophilicity of alcohol is 1 degree greater than 2 degree greater than 3 डिग्री। ये नीचे वाला जो है ना, इसका मैकेनिज्म बाद में करेंगे। इसमें NaNO2HCl डालते हैं तो N2 निकल जाता है। ये पूरा हमारा टॉपिक है सिलेबस में, N2 निकल के कैटायन बन जाता है। कैसे निकला वो डायजोटाइजेशन में डिस्कस करेंगे। फिर आगे CO बॉन्ड बन के मिथाइल शिफ्ट। तो पिनाकोलिक डायजोटाइजेशन किसको बोलते हैं? जब एमिनो अल्कोहल होते हैं। लिख लिया आपने? एमिनो अल्कोहल में NaNO2HCl डालेंगे तो N2 निकल के कैटायन बनेगा। थोड़ी सी यार गर्मी नहीं लग रही आज? खुले हैं क्या? विंडो खुला है क्या? देखना जरा, विंडो खुले हैं क्या?
लिख लिया भाई सबने? चलो अब आज का एक वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट एलिमिनेशन रिएक्शन लिखो। आप लिखो E2। E2 का पूरा मतलब क्या है बताओ? एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। लिखो आप E2 रिएक्शन, वहां लिखो एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। कितना कर दिया? पहले कितना था, अब कितना किया? 19। और बहुत चल ठीक है, बाद में थोड़ा इसको 22-23 कर देना, वो ठंडा होने दे। लिखो जरा एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। पहला लिखो आप डिफरेंट डिहाइड्रो हैलोजनेटिंग एजेंट्स। ये बताओ डिहाइड्रो हैलोजनेशन का मतलब क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, रिमूवल ऑफ HX, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, डिहाइड्रोजनेशन, डिफरेंट डिहाइड्रो हैलोजनेटिंग एजेंट्स। एक आप लिखो अल्कोहलिक KOH, सेकंड लिखो आप ये सोडा अमाइड, थर्ड है हमारा एल्कोऑक्साइड एंड अल्कोहल, फोर्थ है टस्सी ब्यूटोक्साइड इन टस्सी ब्यूटेनॉल। ये सब क्या करते हैं? डिहाइड्रो हैलोजनेशन, रिमूवल ऑफ HX। एल्कोहलिक KOH मतलब KOH इन एल्कोहल, एक्वस KOH मतलब KOH इन वाटर। लिख लिया? आगे बढ़े। जैसे एक बनाओ आप 2-ब्रोमोब्यूटेन। अगर हम 2-ब्रोमोब्यूटेन बनाएं, इसमें एल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर दें, तो E2 में नेट रिएक्शन में क्या होता है? अल्फा से निकलेगा हैलोजन और बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, है ना? अल्फा से हैलोजन निकालना है, बीटा से हाइड्रोजन निकालना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि ये अल्फा से हैलोजन और ये बीटा से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, या फिर ये अल्फा से हैलोजन और इस बीटा से हाइड्रोजन, यहाँ से भी H निकाल सकते हैं ना। तो अगर हमने ये HBr निकाला, कौन सा? राइट वाला, तो इससे बताओ हमारे पास क्या एल्कीन बनेगी? 1 ब्यूटीन बनेगा, या बताओ इससे 2 ब्यूटीन बनेगा? इससे बनेगा हमारे पास 2 ब्यूटीन। और ऐसे ही अगर हमने लेफ्ट से H और ये Br निकाला होता, तो उससे क्या बनेगा हमारे पास? 1 ब्यूटीन। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, 1 स्टेप रिएक्शन है। नेट पूरे रिएक्शन में ये होगा, अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। ठीक है, इन दोनों में से मोर ब्रांच्ड एल्कीन कौन सा है? हाँ, इसके कितनी ब्रांचिंग है? 2 मिथाइल 2 ब्रांचिंग हुई ना। H को ब्रांचिंग में काउंट नहीं करना है,
इसकी कितनी ब्रांचिंग है? एक, है ना। इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल एल्किन कौन सा है? ऊपर ज़्यादा स्टेबल है ना। तो ये ऊपर जो मोर स्टेबल, मोर ब्रांच्ड होता है, उसको बोलते हैं अपन सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट मतलब मोर ब्रांच मोर स्टेबल इज सेटजेफ, लेस ब्रांच लेस स्टेबल इज हॉफमैन प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमारा है सेटजेफ प्रोडक्ट। देखो सेटजेफ ने क्या एक्सप्लेन किया था? सेटजेफ ने ये बोला था, अच्छा इसमें देख के बताओ कि इसमें कितनी ब्रांचिंग है। 4 ब्रांचिंग है ना इसमें, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ये बताऊं तो बताओ इसमें कितनी ब्रांचिंग है? 3, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 0। तो सेटजेफ ने ये एक्सप्लेन किया था कि मोर ब्रांच एल्किन मोर स्टेबल। उसने कहा कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। लेकिन ये चीज़ अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से बढ़िया से समझ पाते हैं ना। तो सेटजेफ का सिंपल स्टेटमेंट था कि कोई रिएक्शन के 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो ज़्यादा ब्रांच बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है, वहाँ से वो सेटजेफ रूल आया, ठीक है। तो पहला आप ये लिखो एक बार कि क्यों मेजर बना, वो मैकेनिज्म से समझ में आएगा। 2 ब्यूटीन बना के लिखना है आपको, सेटजेफ, 1 ब्यूटीन हो गया हॉफमैन। सेटजेफ के नीचे लिखना है आपको मोर ब्रांच्ड मोर स्टेबल इज सेटजेफ। लिख लिया भाई? आप तो लिख लिया होगा। नीचे लिखो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये 1 स्टेप रिएक्शन है, तो 1 स्टेप है तो बताओ कितने इंटरमीडिएट बनेंगे? 0। अभी जो हम मैकेनिज्म लिखेंगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अल्फा से क्या निकालना है हमको? हाइड्रोजन। अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन। देखो क्यूएच डालेंगे ना, अल्कोहलिक क्यूएच, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो बेस क्या करेगा? बेस एब्स्ट्रैक्ट बीटा हाइड्रोजन, वो यहाँ से लेगा H+। तो बताओ किसके किसके बीच में बॉन्ड बनेगा? O और H के बीच बॉन्ड बनेगा ना ये। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये वैलेंसी पेंटावैलेंट होगी, तो यहां से आगे क्या होगा? Br निकल जाएगा। अब देखो क्या क्या बॉन्ड बनेगा और क्या क्या बॉन्ड ब्रेक होगा। एक तो O और H का बॉन्ड बनेगा और एक CH का बॉन्ड, ये वाला CH का बॉन्ड ब्रेक होगा ना, क्योंकि ये तो वाटर बन के निकल गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। और यहां पे क्या हुआ? एक पाई बॉन्ड बन गया और ये कार्बन हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो 2 बॉन्ड तो बनेंगे और 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, है ना। तो जब आरडीएस होता है ना रिएक्शन का, तो उसमें कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने ब्रेक हो रहे हैं, वो सब के सब रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेंगे उसके। तो अगर मैं इसकी टाइम्स स्टेट बनाऊंगा तो कैसे बनेगी इसकी टाइम्स स्टेट? इसकी टाइम्स स्टेट बनाएंगे हम, ये यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है
बन रहा है, सॉरी, ये बॉन्ड क्या हो रहा है हमारा, ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इस पर आएगा, ये लिविंग ग्रुप निकल रहा है डेल्टा माइनस और यहां आएगा डेल्टा माइनस, ये बनेगी इसकी टाइसन स्टेट। अब बताओ ये टाइसन स्टेट के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्टीमेटली से क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक तो ये वाटर बन गया और एक ये एल्कीन बन गया और एक हमारा हेलोजन निकल गया वहां से ना। तो यहां से नेट रिएक्शन में हमारे पास क्या बना, एक बना 2 ब्यूटीन और दूसरा क्या बना हमारे पास वाटर और एक क्या बना Br माइनस एंड वो K प्लस, वो KOH का K प्लस KBr बना लेगा ना। अब आप ये बताओ कि ये जो टाइसन स्टेट है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सो है, एंडो है कि एक्सो है, ये एंडोथर्मिक है ना। तो अपन बोलते हैं ना एल्कीन पे एडिशन एक्सो है, तो ये बैकवर्ड क्या होगा, एंडोथर्मिक होगी ना। अपन ये बोल सकते हैं सिग्मा ब्रेक होके पाई बन रहे हैं, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ऐसा कुछ एनर्जी प्रोफाइल आएगा इसका, स्लाइटली एंडो है ऐसे ना। तो अब आप ये बताओ कि ये बना हमारे पास 2 ब्यूटीन, एक और ऑप्शन क्या था हमारे पास बनाने का बताओ, एक और 1 ब्यूटीन भी तो बना सकते थे। तो ये जो टाइसन स्टेट है इसके टाइसन स्टेट में एल्कीन कैरेक्टर आ रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हेमॉन्स अगर ये एल्कीन बन रहा है तो यहां भी तो एल्कीन कैरेक्टर होंगे इसके अंदर। तो इस एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या, इसकी स्टेबिलिटी है 6 अल्फा एच, ये समझ गए। अब एक और टाइसन स्टेट बनाएंगे हम लोग इधर लेफ्ट हैंड साइड से। अगर हम यहां एल्कीन बनाएंगे यानी ये Br निकल जाए, यहां H और यहां पाई बॉन्ड बने, तो वहां से क्या बनेगा हमारे पास 1 ब्यूटीन बनेगा। उसकी टाइसन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या है, अगर ये डबल बॉन्ड यहां की जगह यहां आएगा तो 6 अल्फा की जगह कितने अल्फा हो जाएंगे, 2 अल्फा हो जाएंगे ना उसके। तो अब बताओ उसका एनर्जी प्रोफाइल कैसे बनेगा, ज्यादा ऊपर जाएगा ना ऐसे, ये बनेगा हमारा 1 ब्यूटी। अब एक चीज और बताओ, ये रिएक्शन है ना इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल कैसे है, ये हमारा एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है, वाटर न्यूक्लियोफाइल है, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल है। क्या ये Br इस पर अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्या ये वाटर अटैक कर सकता है, ये नहीं कर सकता, यानी ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकती। और जब इरिवर्सिबल होता तो क्या लगता है, काइनेटिक्स है ना, इक्विलिब्रियम में लगता है ना थर्मोडायनेमिक्स। तो काइनेटिक्स में क्या देखते हैं, काइनेटिक्स का मतलब क्या, स्पीड, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन, हाउ फास्ट, है ना। तो अब बताओ इन दोनों में से मेजर कौन बना, नीचे वाला बना। नीचे वाला क्यों मेजर बना, क्योंकि वो फास्ट बन रहा है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जो एल्कीन स्टेबल बन रहा है ना उसकी टाइसन स्टेट भी स्टेबल होगी, इससे हमारा 2 ब्यूटीन मेजर रहेगा और 1 ब्यूटीन हमारा माइनर रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स। ये बात समझे आप। अब आप ये बताओ कि अगर मैं OH से भी स्ट्रॉन्ग बेस लेके आऊं यहां पे तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगी, है ना। ये अल्कोहलिक OH है ना, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो मैं पॉइंट बताऊंगा। स्ट्रॉन्ग बेस है तभी ये सब एलिमिनेशन हो रहे हैं। दूसरा, यानी स्ट्रॉन्ग बेस लाया तो रेट बढ़ जाएगा, H की जगह D लगा दिया तब कम हो जाएगा, क्योंकि CD बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर 6 अल्फा की जगह और अल्फा 9 अल्फा वाला एल्कीन बनाया जाए तब और बढ़ जाएगा ना उसकी रेट ऑफ रिएक्शन। और Br की जगह आयोडीन लगाया जाए तब और बढ़ जाएगा। यानी जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना E2 बढ़िया होगा, H की जगह D लगाओगे कम हो जाएगा, जितना एल्कीन कैरेक्टर बढ़ेंगे उतना हमारा E2 बढ़िया होगा, समझे आप। और लिविंग ग्रुप से भी रेट ऑफ E2 इफेक्ट हो जाएगी। तो पहले उसको लिखो, ये चारों पे रेट और एक उसकी ज्योमेट्री क्या है वो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा RDS से इफेक्ट होगा और RDS में जो बॉन्ड बन रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन और उनकी ज्योमेट्री ये सब रेट को इफेक्ट करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन इफेक्ट करता है, RDS। और RDS में कौन इफेक्ट करता है, जो बॉन्ड बन रहे हैं, जो ब्रेक हो रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन और इनकी ज्योमेट्री।
जूस वगैरह पियोगे क्या तुम लोग? ठीक। कहां तक पहुंच गए? लिख लिया अच्छे से? इसकी ट्रांजिशन स्टेट को बढ़िया से बनाना, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर। आज का लेक्चर, अगला लेक्चर दोनों इस पे ट्रांजिशन स्टेट पे, फिर 2-4 डीबीपी सीट में भी बहुत क्वेश्चन है। इसका वैसे ऑर्डर क्या हुआ? फिर इसका ऑर्डर क्या हुआ? आरडीएस क्या है इसका? यही आरडीएस है ना, वन स्टेप है। तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रोपोर्शनल टू बेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड। बस ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रोल प्ले करेगा तो SN2 हो जाएगा, बेस की तरह रोल प्ले करेगा तो E2 हो जाएगा। ये भी SN2 टाइप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। नीचे लिखो आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन। पहला पॉइंट लिखो कैरेक्टरिस्टिक में, क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, इट इज ए वन स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट लिखो इट इज ए वन स्टेप रिएक्शन। One step any elementary reaction, rate is proportional to halide and concentration of base. And since it is an elementary reaction, therefore order equal to molecularity equal to 2. For elementary reaction, order of molecularity बराबर होती है ना? इसमें बताओ रीअरेंजमेंट वगैरह होंगे या नहीं होंगे? बताओ। नो रीअरेंजमेंट इन दिस रिएक्शन। रीअरेंजमेंट तब होता है ना जब क्लासिकल कार्बोकैटायंस बनते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, क्लासिकल कैटायन बने। समझे आप? NH2 माइनस और OH माइनस में किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा? NH2 माइनस, बिकॉज NH2 इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस। वाटर स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया है ना, तो NH2 माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस। समझे आप? NaOH इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन वाटर। वाटर में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है? हमारा NaOH। अदरवाइज उससे भी स्ट्रॉन्ग कौन है? N माइनस है, C माइनस उससे भी स्ट्रॉन्ग है। वो तो वाटर में सबसे स्ट्रॉन्ग NaOH होता है। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए मैं ऐसे पूछूं रेट ऑफ E2 बताओ, RNH माइनस और RN माइनस R, इन दोनों में से किसका रेट ऑफ E2 ज्यादा होगा? सेकंड का ज्यादा होगा। भाई इसका रोल क्या है? बेस है ना, तो अच्छा बेस कौन है? नीचे वाला है, मोर प्लस साइड मोर बेसिक। 6 में दोनों एग्जांपल करके लिखो, 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री।
लिख लिया सबने? पॉइंट नंबर 6 लिखा कि 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। ये हमको पता क्या चल रहा है कि इस रिएक्शन में ये बेस है। हाँ, उसने H प्लस लिया ना, अपने डिफाइन किया था, याद है, न्यूक्लियोफाइल और बेस। तो मैंने कहा था इसकी डेफिनेशन पता हो तो आधे डाउट खत्म हो जाएंगे। बहुत से बच्चे कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको बेस न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस पता नहीं है ना, तो हर जगह कंफ्यूजन आ जाएगा। बेस तो H लिया और नहीं लिया। इसी में पूछूं कि SN2 कौन बढ़िया करेगा, तो ऊपर वाला करेगा। फिर वो न्यूक्लियोफाइल बन गया, तो फिर डिग्री बढ़ गई तो न्यूक्लियोसिटी कम हो गई, है ना। कितने हो गए भाई? 6 हो गए। 7वां लिखो। ये बताओ किसका रेट ऑफ E2 ज्यादा होगा, 3 डिग्री का, 2 डिग्री का या 1 डिग्री का? रेट ऑफ E2 मोर रिएक्टिव टुवर्ड E2 एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कौन होगा बताओ? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। बिल्कुल सही। कैसे बताया? इसका जब अपन E2 करेंगे तो ये एल्किन बनेगा ना इसका, और इसमें अल्कोहलिक की वजह से E2 करेंगे तो ये बनेगा, और इसमें E2 कर रहे हैं तो ये बनेगा ना। तो जितना स्टेबल एल्किन उतना ही रेट ऑफ E2 भी ज्यादा आएगा। मोर स्टेबल एल्किन 6 अल्फा, 3 अल्फा एंड 0 अल्फा। तो 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। ये वाला बताओ सेम ऑर्डर कब आएगा, और कौन सी रिएक्शन में सेम ऑर्डर फॉलो होता है? SN1 में भी ये ऑर्डर होगा। SN1 में भी 3 डिग्री की ज्यादा, E1 में भी 3 डिग्री ज्यादा। समझ गया भाई? आगे बढ़े। एट्थ पॉइंट लिखो। और रेट ऑफ E2 लिविंग ग्रुप से क्या बताया था आपको? RBr, RCl, RF। इनमें रेट ऑफ E2 का ऑर्डर क्या है? RI, RBr, RCl, RF on the basis of leaving tendency, because RDS involve carbon leaving group bond cleavage. लिख लिया आपने? अच्छा, इसको है ना एक और टर्म बोलते हैं कि एलिमेंटल इफेक्ट। कई बार ऐसा लिखा मिलेगा आपको, एलिमेंटल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन दिस रिएक्शन। इसका क्या मतलब है? एलिमेंटल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन दिस रिएक्शन, इसका मतलब है कि RDS इन्वॉल्व कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्लीवेज। अगर किसी RDS में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? एलिमेंटल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। और मान लो ऐसा कोई RDS है जिसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे? एलिमेंटल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। जैसे आपको एक रिएक्शन याद होगी SNAR। SNAR में पहले अटैक होता था RDS में, फिर सेकंड स्टेप में लिविंग ग्रुप निकलता था, तो वहां हम क्या कहेंगे? एलिमेंटल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड और नॉट ऑब्जर्व्ड? नॉट ऑब्जर्व्ड। SN2 में क्या कहेंगे? ऑब्जर्व्ड। RDS में ब्रेक हो रहा है ना, SN2, SN1, E1, E2 ऑब्जर्व्ड। समझे आप? बस नाम है, उसको बोलने का तरीका है। वहां लिखो एलिमेंटल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन दिस रिएक्शन elemental effect is observed in this reaction तो क्या लिखेंगे? एलिमेंटल इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन दिस रिएक्शन मींस RDS involve carbon halogen bond cleavage. Elemental effect is observed in the reaction means RDS involve carbon halogen bond cleavage.
मीन्स RDS इन्वॉल्व कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज। अच्छा बताओ, इन दोनों में से रेट ऑफ E2 किसका होगा? कौन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड E2? इसमें फर्स्ट आएगा। कैसे फर्स्ट आएगा? क्योंकि CH की जगह कौन सा बॉन्ड लग रहा है हमारा? CD। तो CD बॉन्ड हमारा स्ट्रांग है, वीक है? स्ट्रांग बॉन्ड। हम कहेंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। इसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। बताओ इसका क्या मतलब हुआ? इसका नाम पढ़ो, देखो, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। यानी अगर हम आइसोटोप इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका काइनेटिक्स का इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का चेंज आएगा, है ना? तो समझे आप? तो क्या इसके RDS में CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? हो रहा है ना? तो H की जगह D लगाओगे तो काइनेटिक्स चेंज होगी, रेट चेंज होगी, तो बोलेंगे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन द रिएक्शन। ये ऑर्डर है अपना E2 के लिए। ये मैंने ऑर्डर आपको E2 के लिए बताया। अब इसी में आपको अगर मैं ये पूछूं, इन दोनों का ऑर्डर बताओ टूवर्ड E1, E1 में इनका सेम आएगा, बिल्कुल सही है। अब बताओ इनका रेट ऑफ E1 का ऑर्डर जो है वो सेम कैसे आएगा? E1 का RDS क्या है? RDS में ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना उसमें, तो क्या उसके RDS में CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे उससे काइनेटिक्स चेंज नहीं होगी। स्लाइटली हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह चेंज हुआ, वो फर्क नहीं है। जब तक H और D का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज नहीं आएगा। समझे आप? तो E1 में कोई आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं, E2 में है। लिखो इसको। ये JEE एडवांस का मैच द कॉलम का सवाल है ये, कि भाई किसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। तुमको ये नीचे वाली बात समझ में आई कि E1 में ऑब्जर्व नहीं हो रहा है क्योंकि RDS में CH बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। ऐसे ही मैं 10th में SN2 कर दूं तो क्या होगा? सेम ही रहेगा। देख रहे हो इसलिए कह रहा हूं। थोड़ा स्पीड में लिखो, सवाल भी करने हैं। देखो ये थोड़ा ना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए एक एक पॉइंट इसका अच्छे से कर रहे हैं। 10th में E1 लिख के वहां नीचे लिखो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। लिखो उसमें 10th में लिख लिया कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। देखो E2 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 11 नंबर। E2 इज एन एंटी एलिमिनेशन। आपको बताना है कि एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या। जो H और Br निकलेंगे वो कैसे होंगे? एक दूसरे के एंटी पोजीशन में होने चाहिए। ये उसकी फर्स्ट कंडीशन है, एंटी एलिमिनेशन। अब आप ये बताओ कि E2 के लिए एंटी एलिमिनेशन क्यों चाहिए? यानी ये H और ये Br एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, 180 डिग्री पे होने चाहिए, तब E2 होता है। तो अगर मैं ये सेम साइड H लिया हूं तो उसमें क्या दिक्कत है? ये सेम साइड H ले आएंगे तो उससे क्या होगा बताओ? मतलब अगर आपको E2 करना है ना तो ये Br और ये H E2 में जाएंगे, ये Br और ये H नहीं जाएगा। एंटी एलिमिनेशन है ये। देखो अगर मैं आपको यहां एक्सप्लेन करूंगा ना कि भाई यहां पे स्टेरिक इंडेंस कम हो रहा है, ये दोनों स्टेरिक इंडेंस कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार बाकी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, यही दोनों कर रहे हैं, है ना? इसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए इसका न्यूमेन बनाना पड़ेगा। E2 के लिए पहला क्राइटेरिया है एंटी पोजिशन, यानी यहां लगाना है H और यहां लगाना है Br।
ये मैंने इक्लिप्स कन्फर्मर बनाया है, स्टैगर्ड बनाया है, ये स्टैगर्ड बनाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है स्टैगर्ड में, है ना। अब मैं E2, दो ऑप्शन है E2 करने की, या तो हम स्टैगर्ड में करें या फिर हम इक्लिप्स में करें। तो दो कन्फर्मर बनाएंगे, उससे समझ में आ जाएगा साफ साफ। एक ऑप्शन ये है कि ये H और Br जो है ये ऐसे होने चाहिए, HBr मिथाइल H मिथाइल। अब हम E2 करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग बेस एब्स्ट्रैक्ट बीटा हाइड्रोजन है ना, यानी ये वाला बॉन्ड हम बनाते हैं, ये वाला बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं, फिर पीछे वाले कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड बनाते हैं और ये वाला बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं, यही करते हैं ना। तो ऐसा कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनेगा अगर हम इसका E2 करेंगे तो, है ना, जिसमें ये H और ये Br ऐसे हैं। और इसमें E2 करते हैं तो कैसे बनेगा, बेस और ये बॉन्ड बनेगा, ये ब्रेक हो रहा है, ये भी ब्रेक हो रहा है, ये बन रहा है हमारा इक्लिप्स कन्फर्मर। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन सा ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला है सेकंड वाला, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। अब बताओ फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इक्लिप्स अनस्टेबल है। इक्लिप्स क्यों अनस्टेबल है, सिर्फ HBr के रिपल्सन नहीं हो रहे हैं उसमें, और क्या हो रहा है, ये भी तो इक्लिप्सिंग कर रहे हैं, ये भी तो इक्लिप्सिंग कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया ना, उसमें ऐसा लग रहा था कि बाकी कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि आप इन दोनों को इक्लिप्स बनाओगे तो बाकी सब भी इक्लिप्स बन जाएंगे, समझ गए आप। यानी ये हमारा स्टेबल बना है या ये हमारा अनस्टेबल बना है। तो E2 होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि ये दोनों एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। E2 एक सच्चा देशभक्त है, समझ गए आप। उसके लिए मतलब फर्स्ट जैसा होता ना, देश सबसे पहले, तो ये HBr हमेशा एंटी पे रहेंगे। अगर इक्लिप्स पे आ गए नो रिएक्शन। बात समझे आप। हमारा E2 कैसा है, देशभक्त नहीं, सच्चा देशभक्त, यानी उसके लिए देश सबसे पहले। जैसे आर्मी के लोग होते हैं ना एकदम, तो लिखो जरा, मतलब कुछ भी हो जाए रिएक्शन E2 स्टैगर्ड में ही होगी। वो कहता है ना, जैसे सूरज चाहे ईस्ट का वेस्ट हो जाए, कहता है वेस्ट से निकले, ये नहीं बदलेगा, ऐसा कहते हैं ना कई बार, कहावत है ना सभी कि भाई ये चीज कभी नहीं बदलेगी। या कई लोग बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ वही फाइनल है, आप पेपर पे लिख लो चाहो तो, चाहे सूरज ईस्ट की जगह वेस्ट निकले ये चेंज नहीं होगा। वैसे हमारा E2 है, ऐसे कम लोग होते हैं E2 जैसे, ज्यादातर इवन जैसे होते हैं, कैटायन बना लेते हैं, रीअरेंज भी हो जाते हैं, इधर उधर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। क्या भाई लिख लिया सबने? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा मिलिट्री पे, आर्मी पे कौन खर्च करता है? कौन सी कंट्री करती है? करता है यूएसए। यूएसए का एक्सपेंस मेरे हिसाब से, उसके बाद सेकंड में भी बहुत डिफरेंस है, फिर सेकंड में यूके है, चाइना, चाइना है सेकंड, चाइना, फिर यूके आ गया, फिर अपन भाई फिफ्थ पे है, ऐसा है ना। अब थर्ड पे आ गए। अच्छा, तो यूएसए इतना पैसा क्यों खर्च करता है भाई? वो तो सुपर पावर है, सुपर पावर है इसलिए तो खर्च कर रहा है। क्या भाई लिख लिया सबने? थोड़ा स्पीड में लिखो, एक एग्जांपल करेंगे फिर 1.5 लेक्चर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अपना 1971 का वॉर हुआ था ना,
पाकिस्तान के साथ अपने तो दोनों पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, इधर पाकिस्तान है और इधर चाइना है। भाई अपनी आर्मी नहीं हो तो आप और हम तो अभी कुछ और ही कर रहे होते है ना, ठीक है। तो पड़ोसी इंपॉर्टेंट होते हैं ना भाई। तो 71 में वो बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था ना, तो पाकिस्तान डिवाइड हो गया, उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब लाखों लोगों के साथ कैजुअलिटी हुई उनकी, है ना। तो फिर इंडिया ने इंटरफेरेंस किया और इंडिया ने उनको बचाया। बांग्लादेश तो ऐसा है कि उनको कई जनरेशन तक इंडिया का मतलब एहसान मानना चाहिए। उनके साथ जो किया ना वेस्ट पाकिस्तान ने, मतलब बहुत हॉरिबल किया था। तो वो जो बचे हैं ना लोग, उनके पीछे इंडिया की आर्मी के रोल है। उस समय क्या हुआ कि यूएस का प्रेसिडेंट था रोनाल्ड रेगन। तो क्या हुआ कि जो रशिया का पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था ना, उसके उससे अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि उसको अफगानिस्तान में थोड़ा रशिया का इंटरफेरेंस हो रहा था, इसलिए उनको पाकिस्तान की हेल्प चाहिए थी। तो उनका विजन था कि यार पाकिस्तान हमको चाहिए, क्योंकि जब उनको रशिया टारगेट करना है, कोल्ड वॉर चल रहा है ना, तो रशिया के लिए उनको पाकिस्तान चाहिए। तो उसने जाके बोला कि यार इंडिया वाले तो है ना मतलब पाकिस्तान पे अटैक करे। उसने गलत इंफॉर्मेशन दी और उनको कन्विंस किया ऐसे कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो पता है उसने क्या किया? उसने इंडिया को धमकाया। इंडिया मतलब हमको, यूएस प्रेसिडेंट ने, उसने कहा कि तुम इंटरफेरेंस बंद कर दो। पाकिस्तान ने बोला भाई हमारा ही तो देश है, भाई हमारा ही देश है, हम कुछ भी करें। इनडायरेक्टली बोला हम कुछ भी करें, इंडिया को क्या मतलब है। तो फिर क्या हुआ कि उसने बोला, रोनाल्ड रेगन ने, उनकी एक वो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ना, जिसमें वो एयरक्राफ्ट होते हैं, वो इंडियन ओशियन में भेजा उसने। मतलब वो भेजने का मतलब है आपको धमकी देना होता है ना, मैं आपको धमकी दे रहा हूं, मैं आपको देख लूंगा। एक तो अब ऐसे, और एक मैं गन ले जाके आपके सामने ऐसे दिखाऊं कि यार मैं आपको देख लूंगा। तो उसने एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशियन में भेजा। तो उस समय इंडिया में प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, वो बहुत बोल्ड लेडी थी, वो डरी नहीं एकदम। उसने कहा जो होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर्मी को बोला तुम जल्दी करो, मतलब टाइम कम है हमारे पास। फिर सेकंड धमकी, उससे वो बैठा नहीं, तो उन्होंने सेकंड धमकी दी इंडिया को कि हम आपके गेहूं बंद कर देंगे। अपनी है ना गेहूं, मतलब इतनी उपज नहीं थी ना, हम इंपोर्ट करते थे गेहूं। उसने कहा था कि इंडिया के लोग भूखे मरेंगे कि मैं आपकी गेहूं बंद कर दूंगा। फिर इंडिया ने क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं किया। हमने कहा भाई गेहूं क्या, गेहूं तो उगा लेंगे हम। तब तक तो 2-5 दिन में, 5 दिन के जो टाइम चाहिए था, उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो देखो इंडिया को ऐसे धमकाया गया। 50 साल पहले की बात है कि आपको घर पे आके कोई ऐसे धमका रहा है कि मैं आपके गेहूं चावल नहीं आने दूंगा। समझ रहे हो? तो तुमको पढ़ना बहुत जरूरी है, अपनी इकोनॉमी बढ़ानी बहुत जरूरी है। और इकोनॉमी कैसे बढ़ती है? पैसे से। और पैसे से कैसे? यहाँ के जो सिटीजन कमाते हैं। और अच्छा पैसा कैसे कमाते हैं? अच्छे इंजीनियर्स। और अच्छे इंजीनियर कहाँ बनते हैं? यार वाइब्रेंट कहाँ आ गया? आईआईटी, एनआईटी, बिट्स उसमें बनते हैं ना यार। उनकी कोचिंग कहाँ अच्छी होती है? समझ गए तुम? तो हम देश को मजबूत कर रहे हैं। अब आगे लिखो लास्ट। चलो लास्ट लिखो। इसका मेजर पॉइंट निकालो। और दूसरे वाले का मेजर पॉइंट निकालो। पहले वाले का मेजर पॉइंट लिखो, दूसरे का मेजर लिखो, और दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करो। E2 होने के लिए पहला कंडीशन क्या है?
बना लिया? पहले का क्या आंसर आएगा बताओ? अच्छा बताओ, E2 होने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या है? एंटी एलिमिनेशन, है ना। और E2 में हमें क्या करना है? अल्फा से हेलोजन निकालना है, और यहां पे बीटा पे एक हाइड्रोजन होगा डैश में, है ना। लेकिन नीचे एक और बीटा पोजीशन है, यहां भी देख 2 हाइड्रोजन होंगे, एक डैश में होगा। तो हम ये Br और ये H निकाल सकते हैं, ये Br और ये H निकाल सकते हैं। तो बताओ हम कौन सा HBr निकालेंगे? हम ऊपर वाला HBr रिमूव करेंगे बिकॉज ऑफ मोर अल्फा, यानी मोर स्टेबल एल्कीन 7 अल्फा। ये बनेगा ना मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब बताओ नीचे वाले में क्या होगा? क्योंकि ये डैश वाला तो सेम साइड हो गया, अल्फा से निकालना है हेलोजन और बीटा से क्या निकालना है? हाइड्रोजन। इसमें एक ही ऑप्शन है, ये HBr निकलेगा, यानी इससे ये नीचे वाला एल्कीन बनेगा। अब आप बता सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? हाँ, क्योंकि इस एल्कीन के तो 3 अल्फा है ना, ये अल्फा ये अल्फा, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन होगा R1 ग्रेटर देन R2। पहले आपने क्या देखा? एंटी पोजीशन पे कौन है ना। और दूसरा आपने क्या देखा? मोर स्टेबल एल्कीन। समझे आप? अच्छा, एक वो पॉइंट रह गया, E2 इज ए रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। E2 रीजियो सेलेक्टिव है ना। रीजियो सेलेक्टिव का मतलब क्या था? 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर बने, एक ज्यादा एक कम, 2 ब्यूटीन ज्यादा 1 ब्यूटीन कम। चलो उसको आगे लिख लेंगे, पहले तुम ये लिख लो। लिख लिया? अब एक एग्जांपल और, उसके बाद क्वेश्चन करने हैं। तुमने यहां 2 फैक्टर डिसाइड किए थे ना, एंटी पोजीशन और स्टेबल एल्कीन। अब एक और एग्जांपल लिखो। इसमें E2 करो और इसमें E2 करो, फिर आप दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करो। क्या आंसर रहा? पहले वाले में बनाया आपने प्रोपीन और दूसरे वाले में भी प्रोपीन बना। E2 होने के लिए टू डिटरमाइन रेट ऑफ E2 फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया इट इज एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन मीन्स हाइड्रोजन एंड हेलोजन मस्ट बी एट एंटी पोजिशन, है ना। तो इसमें बताओ किसमें एंटी पोजिशन है? दोनों में। कुछ नहीं लिखा, हम कन्फर्मर बना लेंगे ना। हम लोग ऐसे कन्फर्मर बना के कह देंगे ये दोनों एंटी पोजिशन है, इसमें भी एंटी पोजिशन है। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? एल्कीन कैरेक्टर इन ट्रांजिशन स्टेट या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन तो सेम बन रहा है, इसके भी ट्रांजिशन स्टेट में 3 अल्फा, इसके भी 3 अल्फा, सेम हो गए। अब बताओ थर्ड क्राइटेरिया इसमें एक और है, जो क्या होगा? क्या वेरिएबल है? ध्यान से देखो, डिग्री वेरिएबल है ना। तो क्या होगा बताओ? आंसर क्या है तुम्हारा? आंसर क्या है?
R2 ज्यादा है कि R1? अच्छा, रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है? ये स्टार्ट कैसे होती है? बेस एब्स्ट्रैक्ट बीटा हाइड्रोजन ये लेता है ना, तो ये इसका मतलब ये OH माइनस बेस का रोल प्ले करता है और ये हाइड्रोजन क्या रोल प्ले करता है? एसिड का। तो इसमें ये वाला H निकलेगा, है ना, और इसमें अगर E2 करोगे तो ये वाला H निकलेगा। तो अब हम थर्ड क्राइटेरिया क्या लेंगे, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर सेम हो रहे हैं, तो जो डिफरेंस है वो एसिडिक नेचर में डिफरेंस है। तो थर्ड हम लेंगे मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन। तो अब इसका आंसर आएगा R1 इज ग्रेटर देन R2। अब बताओ मैंने कैसे बताया कि R1 ग्रेटर देन R2? मोर एसिडिक बीटा H। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे? अगर ये H पर साइन निकाल देगा तो यहां 1 डिग्री कार्बन आयन बनेगा, और ये H पर साइन निकालेगा तो यहां कितना डिग्री कार्बन आयन बनेगा? 2 डिग्री। तो बताओ 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है या 2 डिग्री? 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री। 2 डिग्री में तो दोनों प्लस साइन लगेंगे ना, अनस्टेबल है वो। तो आपको जब दोनों फैक्टर सेम हो जाए तो थर्ड फैक्टर देखना है मोर एसिडिक बीटा H। बेस वो बीटा लेगा जो कि ज्यादा एसिडिक है। ये 3 पॉइंट जो है ना, ये पूरी क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई है ना आज, इसके पीछे ये 3 पॉइंट है कि पहले आप एंटी पोजिशन देखो, फिर एल्किन कैरेक्टर देखो, और फिर मोर एसिडिक बीटा देखो। और ये भी सेम हो जाए तो फिर एक आगे और कुछ देखेंगे। थोड़ा क्वेश्चंस करें आप। ये एग्जांपल लिख के नीचे ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद कर लो। टू डिटरमाइन रेट ऑफ E2 डिटरमाइन करने के लिए पैरा क्राइटेरिया एंटी एलिमिनेशन, दूसरा एल्किन कैरेक्टर, तीसरा मोर एसिडिक बीटा H। अब लिखो नीचे एग्जांपल लिखो, कंपेयर रेट ऑफ E2। नीचे लिखो आप कंपेयर रेट ऑफ E2
पहले 5 ट्राई करो फटाफट। फिर कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, पॉला ब्रूस से लिखते हैं एकदम। हमारे साथी आए दोनों।
हाँ भाई, कहां तक पहुंचे? क्या आंसर रहेगा बताओ फर्स्ट का? हाँ, इसका क्या आएगा? 3 2 1 4। 4 में तो E2 होगा नहीं क्योंकि हमारा बेंजाइन नहीं बनेगा, है ना। और ये सब ज्यादा क्यों? एरोमेटिक हो गया ना ये, एरोमेटिक, कॉन्जुगेटेड डाइन्स और सिंपल एल्कीन। सेकंड में बताओ, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, इसमें तो कोई E2 नहीं होगा, जर्मन स्कॉलर ब्रेड्स। थर्ड बताओ, थर्ड में एल्कीन तो इसमें भी यही बन रहा है और इसमें भी यही बन रहा है, सेम बन रहा है ना, ये ज्यादा होगा। ये बीटा मोर एसिडिक है क्योंकि यहां नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मोर एसिडिक बिकॉज कार्बोनाइन फॉर्म्ड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। भाई एसिडिक नेचर देखना हो तो H प्लस निकाल के नेगेटिव की स्टेबिलिटी देख लो, है ना। फोर्थ बताओ, फर्स्ट या सेकंड? इसमें भी एल्कीन तो सेम ही है, तो मोर एसिडिक बीटा H। अब बताओ नेगेटिव यहां स्टेबल होगा या यहां स्टेबल होगा? सेकंड, नेगेटिव इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। वो तो मैंने डिग्री पिछली बार इसलिए देखी थी, वहां रेजोनेंस नहीं हो रहा था, अदरवाइज वो रेजोनेंस हो रहा तो मोर एसिडिक होगा ना। फिफ्थ बताओ, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल एल्कीन। सिक्स्थ बताओ, फर्स्ट। वाई फर्स्ट? सेम साइड है ना ये तो, नहीं एंटी पोजिशन है, सॉरी। और ये क्या रहेंगे? सेम साइड। इसमें तो E2 नहीं होगा, इसमें होगा E2। क्या भाई ये आंसर लगाया तुमने? 7 बताओ, इसमें से एक में तो E2 होगा ही नहीं, फर्स्ट में E2 नहीं होगा बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। E2 होने के लिए बीटा H होना चाहिए, है ना। हम ये तो करते हैं, अल्फा से हेलोजन निकालते हैं और बीटा से हाइड्रोजन। अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन में एलिमेंटल इफेक्ट और काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होगा? एलिमेंटल इफेक्ट या काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट? डोमिनेटिंग से मेरा मतलब है कि किसमें चेंज ऑफ एनर्जी ज्यादा आएगा। एक अपने आयोडीन हटा के ब्रोमीन लगा दिया और एक हमने H हटा के D लगाया, तो किसमें चेंज ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा? आयोडीन ब्रोमीन में होगा ना, पूरा हमने एटम की साइज ही बदल दी। आइसोटोप में तो स्लाइड चेंज आता है उसका, है ना। तो पहले हमको देखना है कि कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, यानी ये A, B, C और D में सबसे पहले तो A इज ग्रेटर देन B, क्योंकि कार्बन हेलोजन की बॉन्ड एनर्जी में चेंज ज्यादा होगा। अब बताओ CD में कौन होगा? D इज ग्रेटर देन C, यानी एलिमेंटल इफेक्ट डोमिनेट काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। पहले देखो कि आयोडीन किस में लगा है, उसकी रेट ज्यादा। मैंने एक टेलीग्राम में एक न्यूज शेयर की थी, 1 मिलियन नए इंजीनियर्स इंडिया को चाहिए। देखे तुमने? 1 मिलियन, लेकिन उसमें कंडीशन है, विद AI। मतलब जो भी फील्ड का है ना, AI मतलब अलग से AI नहीं, जैसे वो IIT चेन्नई ने किया है, बाकी IIT ने भी कर दिया होगा, मुझे पता नहीं है। तो मतलब मैकेनिकल इंजीनियर प्लस नॉलेज ऑफ AI, सिविल इंजीनियर प्लस नॉलेज ऑफ AI, कंप्यूटर इंजीनियर नॉलेज ऑफ AI, ऐसे 1 मिलियन चाहिए। समझो भाई? चलो
है